लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को विपक्ष के कारण मिली हार। क्या विपक्ष के कारण महिलाओं का रिजर्वेशन बिल गिरा? क्या विपक्ष ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को मन की बात करते हुए यही कहा। भावुक होते हुए, महिलाओं से माफी मांगते हुए और विपक्ष पर महिलाओं के सशक्तिकरण को रोकने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जबकि मन की बात का ये एपिसोड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का ज्यादातर हिस्सा भारत की जनता के लिए भ्रामक और गुमराह करने वाला है। कैसे? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वें अमेंडमेंट बिल पर मतदान हुआ। इस बिल का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण करना था, ताकि महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो सके। वोटिंग में बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत यानी 352 वोट न मिलने के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सका। ये पहली बार था जब 12 साल के शासन के दौरान मोदी सरकार संसद में किसी संविधान संशोधन को पारित कराने में असफल रही। मतदान के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष और खास करके कांग्रेस पर महिलाओं के खिलाफ होने और महिला आरक्षण विधेयक को लागू होने से रोकने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू कराने की साजिश बताया। संसद में बिल पास नहीं होने के दूसरे ही दिन नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन पर भारत की नारी शक्ति की उड़ान रोकने और महिलाओं के सपनों को तोड़ देने का आरोप लगाया। करीब 30 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर पाप करने और संविधान का अपमान करने का आरोप भी लगाया। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जब यह नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। हालांकि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ये दावा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया, तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि साल 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया था।
जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में इस संशोधन के पक्ष में 454 सांसदों ने वोट दिया था, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, डीएमके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। यानी मन की बात में इन पार्टियों को नारी शक्ति संशोधन अधिनियम के खिलाफ कहना सरासर गलत है। उस वक्त सिर्फ 2 सांसदों ने मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए सब कोटा न होने की बात करते हुए इसका विरोध किया था। वहीं राज्यसभा में ये बिल सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही विपक्ष के समर्थन का स्वागत किया था। इसलिए अब उनका ये कहना कि यही पार्टियां महिला आरक्षण के खिलाफ है, तथ्यों से अलग दिखाई देता है। 2023 के संशोधन के अनुसार महिलाओं के आरक्षण को नई जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर लागू किया जाना है। संसद में अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि इसका लागू होना प्रभावी रूप से 2029 के बाद ही संभव होगा। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने तर्क दिया था कि परिसीमन का इंतजार किए बिना भी आरक्षण को तुरंत लागू किया जा सकता है। वहीं सरकार का कहना था कि किन सीटों को आरक्षित किया जाएगा, ये तय करने और राजनीतिक पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए परिसीमन जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में पारित हुआ ये कानून उसे सरकार ने करीब 2.5 साल बाद 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया। अब आपको बता दें कि 2023 में पारित हो चुके इस कानून को लागू करने के लिए सरकार ने जिस परिसीमन को जरूरी बताया है वो क्या है, क्योंकि उसी के कारण सरकार ने विपक्ष के नेताओं के कहने के बावजूद भी तुरंत महिला आरक्षण लागू नहीं किया था। परिसीमन यानी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। मतलब ये है कि लोकसभा या विधानसभा की सीमा क्या होगी, कौन से इलाके कौन से चुनाव क्षेत्र में आएंगे, इसको निर्धारित करना। कॉन्स्टिट्यूशन 84th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर 2026 तक रोक लगाई गई है। इसके बाद नए परिसीमन से राज्यों के बीच संसदीय सीटों का संतुलन बदल सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें बढ़ सकती है, जबकि दक्षिणी राज्यों को अपनी हिस्सेदारी घटने की चिंता है। वहीं 2026 में 17 अप्रैल को लोकसभा में जो बिल पराजित हुआ वो महिला आरक्षण कानून नहीं था, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण यानी कि परिसीमन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसे महिलाओं के 33% आरक्षण को जल्दी लागू करने के रूप में पेश किया गया। विपक्षी दलों का तर्क था कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना जरूरी नहीं है। उनका कहना था कि 2023 का कानून पहले ही ये तय करता है कि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जबकि दोनों प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई है। विपक्ष का सुझाव था कि सरकार चाहे तो मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही कानून में संशोधन करके महिलाओं का आरक्षण तुरंत लागू कर सकती है। विपक्ष ने ये सवाल भी उठाया था कि यदि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जल्दी लागू करना था, तो पुराने जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की समय सीमा बदलने के बजाय परिसीमन की शर्त ही क्यों नहीं हटाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये वास्तव में महिलाओं का बिल नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है। वहीं महुआ मोइत्रा ने इस प्रस्ताव को लेकर ये कहा, What is on the table? A delimitation bill wrapped up in a sari is on the table. They are thinking that we will not open the sari, we will be too scared and we will be too wary to open the sari. Excuse me, we are not worried. We have opened the sari and we have seen the delimitation bill for what it is. विपक्ष के रुख को महिलाओं के आरक्षण के विरोध के रूप में पेश करके प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने एक जटिल संवैधानिक और राजनीतिक मतभेद को साधारण लड़ाई में बदल दिया। लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड से पता चलता है कि विभिन्न दलों ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने का लगातार समर्थन किया है, लेकिन असली मतभेद इस बात को लेकर था कि क्या इस सुधार को विवादित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़कर टालना चाहिए या फिर उसे तुरंत लागू कर देना चाहिए। इसलिए संसद में 17 अप्रैल को बिल के विरोध में पड़े वोट को महिलाओं के हितों के खिलाफ बताना भ्रामक था, क्योंकि ये परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव के विरोध को ही महिला आरक्षण के विरोध के रूप में दिखाता है। बार बार ये भ्रामक दावे सिर्फ सरकार की ओर से सामने नहीं आए, बल्कि मीडिया संगठनों ने भी इसे ऐसे ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है।
कई बड़े न्यूज आउटलेट्स ने ये खबरें चलाई थी कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हार गया। इन खबरों के बीच द हिंदू अपवाद के रूप में सामने आया। द हिंदू की 18 अप्रैल के अखबार की हेडलाइन थी, यूनाइटेड विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को पराजित किया। हालांकि द हिंदू ग्रुप के बिजनेस लाइन की इस खबर का हेडलाइन तथ्यों के आधार पर गलत था। वहीं बाकी मीडिया संगठनों की खबरें देखें तो लगभग सभी ने यही हेडलाइन देकर रिपोर्ट्स पब्लिश की थी कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हार गया, जो कि फैक्ट्स के खिलाफ है और लोगों के बीच भ्रम फैलाने वाला है। द इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की इस खबर का हेडलाइन है, अपोजिशन स्टैंड्स वुमेन्स बिल फॉल्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के सब हेड में भी इस बिल को महिलाओं के आरक्षण का बिल बताया गया है। डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन हेराल्ड, जनसत्ता, द पायनियर, द एशियन एज, द ट्रिब्यून, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, रिपब्लिक, ANI, न्यूज़ एक्स, न्यूज़ 18, लेटेस्टली, द प्रिंट, क्लैरियन इंडिया और न्यूज़ 9, इन सभी के आर्टिकल्स के हेडलाइन या सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट में 17 अप्रैल को संसद में पराजित हुए बिल को महिलाओं के आरक्षण के बिल के रूप में ही देखा गया है। यानी 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पराजित नहीं हुआ था, बल्कि परिसीमन से जुड़ा एक संविधान संशोधन प्रस्ताव को हार मिली थी। इन दोनों को एक जैसा बताना पूरी तरह से गलत है।